हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHSC 134 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देखने को मिला है और BHSC 134 के जो है ना, इससे पहले बहुत सारी क्लास अपलोड हो चुकी है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप सारे क्लास जरूर करते चलिए और जो प्रीवियस में भी अपलोड है उस सबको देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्लियर गाइज, इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया BHSC 134 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम पे। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सारी क्लास कीजिए, आपके लिए ईजी होगा। ठीक है ना गाइज। जैसे कि आज का ये क्वेश्चन जो है हैदराबाद आपके एग्जाम में जो है ना, ये यूनिट 2 का है। यूनिट 2 में जो है ना मैसूर यानी कि राज्य का उदय के बारे में बताया गया, जिसमें मैसूर भी है, हैदराबाद है, ये सब के बारे में। जैसा कि आपको पता ज्ञात होगा कि मैसूर राज्य के बारे में इसका ऑलरेडी एक क्लास अपलोड हो चुकी है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि मार्च 2022 में एग्ज़ाम हुई थी, दिसंबर 2021 वाला एग्ज़ाम जो लेट पोस्टपोन कर दिया गया था, 4 मार्च में जो एग्ज़ाम हुई थी, 4 मार्च से 11 अप्रैल, उसके में जो है BHSC 134 का जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें से एक क्वेश्चन था कि मैसूर और हैदराबाद राज्य के बारे में बताने के लिए कहा गया था, जिसमें से मैसूर मैंने बता दिया था और हैदराबाद को नहीं बता पाए थे एग्जाम से पहले। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस में पूछा गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके बाद बहुत जल्द ही बंगाल राज्य के बारे में आएगी, क्योंकि मैसूर हैदराबाद पूछ दिया और बंगाल बचा है। बंगाल आपको जो है ये जून जुलाई 2022 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए बहुत ही जल्द बंगाल का भी क्लास होने वाली। बंगाल के लिए एक क्लास अपलोड हो चुकी है जो कि उसमें बेसिक था, उसका इंट्रो हम बता दिए थे क्या है बंगाल, क्या है नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है, उसको भी देख सकते हो आप, उसका प्लेलिस्ट में भी वो अब वीडियो आ जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि हैदराबाद जो है उस समय इसकी स्थापना किस तरह से हुआ इसके बारे में देखिए। हैदराबाद के जो संस्थापक थे निजाम उल मुल्क जो है हैदराबाद के संस्थापक थे। यानी कि आपको जो है ये पूछा जाएगा कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया। सॉरी गाइस, जो भी बैकग्राउंड से साउंड आ रही है उसके लिए सॉरी, उस पर ध्यान ना दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना। जैसे कि निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी। कब की थी? 1724 ईस्वी में। देखिए मैं इसमें शॉर्ट टाइप में नोट डाउन किया हूँ, आप इसको इसलिए तरीके से आप लिख सकते हो। जैसा कि ये जो है ना संस्थापक निजाम उल मुल्क थे, 1724 ईस्वी में इन्होंने हैदराबाद नामक राज्य की स्थापना की थी। और जो है ना निजाम उल मुल्क जो है ना एक ओरिजिनल नाम था चिनकिलीज खां। जैसे कि यहाँ आपका नीचे में हम लिख दिए हैं चिनकिलीज खां। ठीक है ना, चिनकिलीज खां। तो चिनकिलीज खां निजाम उल मुल्क का दूसरा नाम था, ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है ना। ये यूनिट 2 का है। उसके बाद ये जो है ना निजाम उल मुल्क आसफजाही वंश का था। जैसे कि हर एक वंश जो होता है ना, जैसे मुगल वंश, तुगलक वंश, सभी वंश, इसी तरह ये निजाम उल मुल्क जो है आसफजाही वंश के थे। और ये तुरानी गुट से थे। ये जो निजाम उल मुल्क जो थे वो तुरानी गुट से। आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में अगर किसी अदर एग्जाम में पूछे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वगैरह एग्जाम में आपको तो इस तरह से पूछा जाएगा कि हैदराबाद के संस्थापक जो था निजाम उल मुल्क वो किस गुट के नेता थे, तो वो तुरानी गुट के थे। ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने जो ना हैदराबाद निजाम उल मुल्क 1722 से 1724 ईस्वी में इन्होंने 1722 में इन्होंने दक्कन के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ। ठीक है ना। 1724 ईस्वी तक इसका जो है नियुक्ति किसने किया था? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिनको जो है रंगीला मिजाज का था, इसलिए उसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने जो है ना मोहम्मद शाह निजाम उल मुल्क को 1722 ईस्वी में दक्कन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। और उसके बाद 1724 ईस्वी में यही निजाम उल मुल्क ने एक हैदराबाद नाम की राज्य की स्थापना की। क्लियर? आयोग कितना समझ गए। उसके बाद ये निजाम उल मुल्क जो ना अपना उत्तराधिकारी पद खुलेआम घोषणा नहीं किया था, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक थे। ये जो है निजाम उल मुल्क जो थे वो शासक जो थे वो उत्तराधिकारी थे, हैदराबाद के उत्तराधिकारी थे। लेकिन वो जिस तरह से सारे नेता जो ना घोषणा करते हैं ना कि मैं यहाँ का उत्तराधिकारी हूँ, नेता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा वगैरह वगैरह भाषण देते हैं, ये ऐसा ये नहीं थे। ये काम करते थे स्वतंत्र रूप से, एक उत्तराधिकारी के रूप में काम करते थे, लेकिन ये किसी को जनाना नहीं चाहते थे कि हम ही हैं उत्तराधिकारी। क्लियर गाइज? इस तरह से आप लिखो। उसके बाद नेक्स्ट में है हिंदू के प्रतिजन उत्तरदायी नीति। जैसे कि हिंदू पूरनचंद जो को दीवान बनाया गया था, ये जो है निजाम उल मुल्क जो है हिंदुओं के प्रति काफ़ी उदार नीति अपनाई थी। जैसे कि उसमें से एक था हिंदू पूरनचंद को जो ना हैदराबाद का जो है दीवान बनाया गया था। किसके द्वारा? निजाम उल मुल्क के द्वारा। निजाम उल मुल्क कौन था? हैदराबाद के संस्थापक थे। हैदराबाद की स्थापना कब हुई? 1724 ईस्वी में। और निजाम उल मुल्क का दूसरा नाम क्या था? चिनकिलीज खां कौन से वंश का था?
आसफ जाही वंश के थे। और कौन से गुट के थे? तुरानी गुट के। देखिए इस तरह से मैं बार बार वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दक्कन में जागीरदारी प्रथा। जैसे कि जागीरदारी प्रथा जैसे मुगल साम्राज्य भी जागीरदारी प्रथा को अपनाया, तो उसी तरह ही हैदराबाद के संस्थापक जो थे निजाम उल मुल्क, उन्होंने भी जागीरदारी प्रथा को अपनाया था। क्लियर। उसके बाद राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया था। ये निजाम उल मुल्क जो था अपना राज्य के राजस्व में जो है जो भी भ्रष्टाचार हुआ करता था उसको समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया। किन्होंने? निजाम उल मुल्क ने। कौन थे निजाम उल मुल्क? हैदराबाद के संस्थापक थे। हैदराबाद की स्थापना कब हुई? 1724 ईस्वी में। 1724 ईस्वी में क्या हुआ था? हैदराबाद राज्य की स्थापना हुआ था। ठीक है ना। देखिए बार बार रिपीट करूंगा मैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है ना। उसके बाद अक्टूबर 1724 ईस्वी में सकूरखेरा एक युद्ध होता है 1724 ईस्वी में, सकूरखेरा का युद्ध, जिसमें मुगल सूबेदार जो है मुबारिज खां को पराजित किया था। उसमें जो युद्ध होता था किसके बीच? एक निजाम उल मुल्क के बीच और मुगलों के बीच। मुगलों की तरफ से जो है ना उसके सूबेदार मुबारिज खां आता है, उसके बाद हैदराबाद की तरफ से निजाम उल मुल्क। उन दोनों के बीच जो युद्ध होता है उसमें से मुबारिज खां को पराजित करता है कौन? निजाम उल मुल्क। उसके बाद दक्कन का वायसराय नियुक्त होता है। उसके बाद जो है इन्होंने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर देता है। उसके बाद आसफ जाह की उपाधि मिली थी इसको 1724 ईस्वी में ही, जब हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक है ना। उसको आसफ जाह की उपाधि मिली थी। आसफ जाही वंश जो थे उसके उपाधि इसको 1724 ईस्वी में मिली थी। ठीक है ना। उसके बाद ये लेवल जो है ना बहुत ही अप है, बहुत ही अप है। ये आप इतना जो पढ़ा दिया ना, आप हैदराबाद से रिलेटेड जो भी अगर सेट में आप प्रैक्टिस करोगे आपका सारे क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बना। जैसा कि ये जो है 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, कि देहांत हो जाती है। निजाम उल मुल्क कौन थे? हैदराबाद के संस्थापक थे। ठीक है ना। वो 1724 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। उसके 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद जो है ना आंतरिक संघर्ष तथा जो कर्नाटक के प्रश्न पर जो ना ये कर्नाटक, इससे ही हैदराबाद के जैसे हैदराबाद के निजाम जो थे कौन? निजाम उल मुल्क, उनकी मृत्यु के बाद ही एक अलग सा राज्य बन गया कर्नाटक। कर्नाटक उसे अलग बनना होना ही चाहता था, इसलिए अलग हुआ। उसके बाद अंग्रेज हुआ, फ्रांसीसी हुआ, इसके जो ना कूटनीति इस पर शिकार होते चला गया हैदराबाद की तरफ से, इसलिए बंटवारा होता गया। ठीक है ना गाइज। इस तरह से जो ना ये हैदराबाद के कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि 1724 ईस्वी में जो शासक थे निजाम उल मुल्क 1724 में उसकी स्थापना की। उसके 1748 में वो मरने के बाद जो है ना उसका सारा का सारा कूटनीति जो है ना लगभग सब कर्नाटक की ओर चला गया। ठीक है ना गाइज। उसके बाद इस तरह से हैदराबाद यहीं समाप्त हो गया। अभी हालांकि है वो जिस तरह से पहले था वो अभी नहीं है। ठीक है ना। तो निजाम उल मुल्क हैदराबाद के संस्थापक थे। इस तरह से हैदराबाद कंप्लीट हुआ। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में भी। आपके सिलेबस में शायद नहीं है, फिर भी लेकिन हम लोग को जानकारी रखना है। ठीक है ना। जैसे कर्नाटक का संस्थापक जो था सआदतुल्लाह खां थे। कौन थे? कर्नाटक का संस्थापक सआदतुल्लाह खां। इसकी जो है कर्नाटक की राजधानी उस समय जो अर्काट थी। इसकी राजधानी अर्काट थी। ठीक है ना। उसके कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। जिस तरह से ना यह कर्नाटक जो है मुगल साम्राज्य का एक सूबा हुआ करता था उस समय। ठीक है ना। वो एक क्षेत्र हुआ करता था जो हैदराबाद आज के निजाम के अंतर्गत ही आता था। जैसे कि बताया ना 1748 ईस्वी में जैसे निजाम उल मुल्क की मृत्यु होती है उसके बाद कर्नाटक राज्य की स्थापना होती है, उसी तरह जो है ना ये एक सूबा था मुगल दक्कन का। उसके बाद हैदराबाद ये जो है ना हैदराबाद राज्य की अंतर्गत आता था। हैदराबाद राज्य के जो है संस्थापक जो थे वहाँ के नवाब जो थे निजाम उल मुल्क थे, उसके अंतर्गत कर्नाटक आया करता था। ठीक है ना। कर्नाटक के नवाब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। कर्नाटक के जो सूबेदार हुआ करते थे उस वहाँ के जो है कर्नाटक का नवाब कहा जाता था उस समय। उसके बाद सआदतुल्लाह खां के बाद जो है ना कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती गई। जिस तरह से हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के बाद जो है हैदराबाद की डगमगा गए, उसी तरह जो है ना सआदतुल्लाह खां के बाद कर्नाटक पूरा डगमगा गई, बिगड़ती गई उसकी स्थिति को। ठीक है ना। उसके इसके अंत कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। जैसे कि ये जो है इसके संस्थापक कौन थे? कर्नाटक के संस्थापक थे सआदतुल्लाह खां। उसके बाद ये कर्नाटक के अंतिम शासक जो थे उसका नाम था नवाब मोहम्मद अली। नवाब मोहम्मद अली के समय में जो ना उसका उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश जो EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा एक जनरल लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, गवर्नर जो थे वो वेलेस्ली थे। वेलेस्ली ने क्या किया? इसके साथ जो है ना काफ़ी षड्यंत्रात्मक
पत्राचार के रूप में षड्यंत्र रचाकर पत्राचार के रूप में इसका आरोप लगाया। उसके बाद इसकी राजगद्दी को छीन लिया। इस तरह से कर्नाटक का भी राजगद्दी को EIC ने छीन लिया। और उसके बाद हैदराबाद को तो पहले ही छीन लिया। हैदराबाद को पहले छीन लिया कौन कौन? अंग्रेज हुआ, फ्रांसीसी, ये सब हैदराबाद को समाप्त करने के लिए कोशिश किया, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह से कर्नाटक का भी स्थिति पूरा खराब हो गया, खत्म हो गया, इसका पतन लगभग हो गया। उसके बाद अभी भी है कर्नाटक, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह से जो ना उस समय जब स्थापना हुई, ये सब घटना हुई कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में। आई होप कि आप कर्नाटक और हैदराबाद को बेहतरीन तरीके से आप समझे। और देखिए आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो निजाम उल मुल्क। और कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? तो सआदतुल्लाह खां। क्लियर? आई होप कि आप हैदराबाद और कर्नाटक को बेहतरीन तरीके से समझे और हमारे साथ जल्द जुड़े रहिए सभी, जो है ना। इसके बाद बहुत ही जल्द बंगाल के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बंगाल आपके एग्जाम में रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। बहुत ही जल्द बंगाल आने वाली है। बंगाल से रिलेटेड लगभग अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, UPSC हो, स्टेट BCS हो, उससे रहता ही है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है EIC, क्योंकि बंगाल में जो EIC ने बहुत ज़्यादा हद तक काम किया था, बहुत ज़्यादा दिन तक रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ गएंगे। चलिए, जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।